वेलकम बैक। हुकूमत ने फैसला कर लिया, 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश होगी। बिल सेनेट कमेटी के सपुर्द होगा। 8 और 9 नवंबर को कमेटी में बहस होगी। 10 दिसंबर को ऐवान बाला में मंजूरी के लिए पेश होगा। तरमीमी बिल 14 जुलाई को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नून लीग के रहनुमाओं ने दौड़ धूप तेज कर दी। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला मुशावरत के अमल का हिस्सा है। जरूरत के मुताबिक पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। हुकूमत का आइन में तरमीम का फैसला फाइनल। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम का बिल जुमे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में आईनी तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश होगी। आईनी तरमीम के लिए दौड़ धूप तेज कर दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने उम्मीद बांध ली। कहते हैं कि तरमीम पर जल्द तमाम जमातों का इत्तफाक राय हो जाएगा। ये भी कहा कि पीपीपी के बगैर तरमीम मंजूर नहीं करा सकते। जरूरत के मुताबिक पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। उम्मीद की जाती है जल्द कंसेंसस हो जाए। तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो। पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के तजर्बे से भी इस्तेफादा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मुदब्बर बने हुए सियासतदान है। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी उससे इस्तेफादा करें। कर्जों की किश्तें हैं वो अदा करने और डिफेंस के अखराजात अदा करने के बाद वफाक के पास जो है वो तनख्वाही भी नहीं होती। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तरमीम से मुताल्लिक कयास आराइयों और अफवाहों पर कान न धरने का मशवरा दे दिया। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल अज़ वक्त होगा। 27वीं तरमीम पर हुकूमत का साथ देने या न देने का फैसला करने के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला जुमेरात को सर जोड़ेगी। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार हैं। बिलावल भुट्टो सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। चेयरमैन पीपी ने हवा में बातें नहीं की। दोनों जमातें मुलाकातों के बाद एक नुक्ते पर पहुंची हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा तजवीज़ है 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में लाई जाए। कौमी असम्बली में नंबर गेम चलता है, तरमीम को कमेटी में जाने दें। यकीन दिलाता हूँ 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। जितनी जल्दी हो सकता है 27वीं तरमीम लाई जाएगी। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की। इज अ पॉलिटिशियन, ही चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक ही हैज एवरी राइट टू ट्वीट। उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन्होंने को हवा में नहीं किए, उन एरियाज पे बात हुई है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है। हम दोनों मिलके पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। पहले इस हाउस में ले आए बजाय नेशनल असेंबली में के जाने के। सबको पता है कि जी वहाँ नंबर की ज्यादा गेम होती है और यहाँ जो है यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है और वैल्यू इनपुट बहुत ज्यादा होती है। लॉ मिनिस्टर साहब ये जरूर प्लान करें कि सीधा इसमें लाने के बाद ये ना कहें कि जी इधर ही उसको तकरीर कर ले और वोटिंग इसको कमेटी में जाने दें। गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पहले वज़रा आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करते रहे, अब सब कुछ सामने आ गया। सेनेट पे इज़हार ख्याल करते हुए कहा बिलावल भुट्टो के एक्स पर बयान के बाद वाज़े नजर आ रहा है आइन को मारा जा रहा है। ऐवान को बताया जाए 27वीं तरमीम में क्या है और ये कौन तैयार कर रहा है। उन्होंने एक इंकशाफ किया, हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रही है। PMLN के लोग हैं, उनसे पूछना चाहूंगा ये क्या साजिश हो रही है हमारे आइन के साथ। हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है, उनके वुज़रा आके कहते रहे जनाब 27वीं तरमीम बिल्कुल नहीं लानी, जरूरत ही नहीं है। अचानक जब बिलावल साहब ने ये इंकशाफ किया, सोचा मैंने मेरे इतने अजीज दोस्त जो काबीना में हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो फिर इनको पता ही नहीं, और अगर पता नहीं तो फिर ये 27वीं तरमीम कहीं और से आ रही है।
नजर आता है आइन को मारा जा रहा है। हमें बताया जाए 27वीं तरमीम में क्या लेके आ रहे हैं और ये बना कौन रहा है। तब्दीली की कोई बात नहीं हो रही। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कुछ होगा तो सबकी रजामंदी से ही होगा। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान दुश्मन जमात नहीं, इस निज़ाम की जामिन है, जमहूरियत के साथ रहेगी। PTI बेशक मुखालफत करके चने खा ले, छोले खा ले, रेवड़ियाँ खा ले। जिसमें 18वीं तरमीम में कोई चंदा को रिवर्सल की बात हुई, कोई भी नहीं हुई। कंसेंसस के साथ होगा, सबकी रजामंदी के साथ होगा, सब ऑन बोर्ड होंगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, पाकिस्तान के साथ, अब जमहूरियत के साथ। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट या जमहूरियत के अंदर कोई डीरेल होने की? पीपल्स पार्टी तो जामिन है इस पूरे निजाम की और कुर्बानियों लंबी फहरिस्त है उनकी। PTI को मुखालफत करे, छोले खाए, चने खाए और रेवड़ियाँ भी खा लें। 27वें आईनी तरमीम में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जहां बेहतरी की ज़रूरत है। आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों मुत्तफिक हैं। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मुख्तलिफ चीज़ों पर बातचीत जारी है, तवक्को है मामला हफ्ता 10 दिन में निमट जाएगा। पेपर कब पास होती है, क्या आपके ख्याल में तारीख है, कट ऑफ डेट क्या है आपने रखी हुई पास होने की? इस पे उन तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है, लेकिन इसमें 2-3 एरिया जो है वो ज्यादा जो है वो जरूरी इसलिए हैं कि NFC अवार्ड जो है वो अब होने को है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर हमारा बिल्कुल इत्तफाक है, पीपल्स पार्टी का और हमारा। अगर तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जिन चीजों के ऊपर कंसेंसस पाया जाता है उनको कर दिया जाए और दूसरों के ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी रहे, तो फिर तो ये मामला जो है अगले हफ्ते 10 दिन में हो सकता है। पूरे पैकेज को साथ लेके चलना होगा तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 28वीं नहीं लानी तो फिर तीसरा हफ्ता हो सकता है। 27वीं हो जाएगी तो उसके बाद फिर 28वीं होनी है ना, और फिर कौन सी होगी। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। शाहीनों ने 264 रन का हदफ 2 गेंद पहले 8 विकेट पर पूरा किया। 3 मैच की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरा वनडे जुमेरात को खेला जाएगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। आसान जीत को मुश्किल बनाने पर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का रद्द-ए-अमल, कहा कोशिश करेंगे अगले मैचों में ये गलती ना दोहराएं। शाहीन ने बड़ी तादाद में फैसलाबाद वालों का स्टेडियम आने पर शुक्रिया अदा किया। Maybe a little bit help early on, and we thought the second innings also due, but totally changed. But we as a bowling unit, we try in the last overs, we strike them in a short target. But I'll give credit to our batsmen because the way second innings ball turn and swing, so I think they handle it very well. Must have been some nail biting in that dressing room because Pakistan just tends to make things interesting. Yeah, that's always happen, but we try to not happen. पहले वनडे में 62 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने वाले सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहा मुझे और रिजवान को पता था हमारी शराकत अहम है। दूसरी इनिंग्स में ओवर्स न पड़ने की वजह से हदफ का ताक़ुब मुश्किल हुआ। On me, I could have finished the game, but yeah, I think it was a great win for us, and we needed that win. There was no dew, so without dew, it was tough. Second inning, it was turning, and it was like reversing, and it was keeping low. Me and Razi was talking. If we bat through the inning, we will be able to chase this down, and I think that partnership made this total chase down. We knew we have enough time. If we bat through the inning, we will be able to chase it down. हमने 20 से 30 रन्स कम बनाए। बॉलर्स ने आखिरी ओवर तक फाइट की। जनूबी अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रिड्स की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा हमारे ओपनर्स ने अच्छा आगाज दिया, उसके बाद एक के पीछे एक विकेट गिरने से नुकसान हुआ। Probably 20-30 runs short there. I think we lost quite a few wickets in clusters there, which at the end cost us the game. I'm just proud of the bowlers, the way they fought back and took it to the last over. That doesn't often happen. So we kept believing and we thought we had a chance, but luckily it didn't happen. Alejandro, a really special player, bright future ahead, and obviously to have Quinton back in the mix, he batted really nicely. So a lot of positives. रौनक मैदान भर गया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजा। शायकीन ने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टेडियम हाउस फुल कर दिया। मोदी सरकार की जेर असर ICC भी 6-0 से चिढ़ गया। हारिस रऊफ का इशारा कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 2 मैचों की पाबंदी लगा दी। भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबानी, सूर्या कुमार पर 30% जुर्माना और 2 डीमैरिज पॉइंट्स देकर छोड़ दिया गया। अर्शदीप सिंह को नाजेबा इशारे पर कोई सजा नहीं दी गई।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر خلیجی ریاست جانے والی خاتون مسافر سے 50,000 درہم برآمد. مقررہ حد سے زائد رقم برآمد ہونے پر فرار ہونے کی کوشش کرنے والی خاتون مسافر کو ایئرپورٹ پارکنگ سے حراست میں لے لیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین سے. بتائے گا صلاح الدین. یہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ انوکھا واقعہ پیش آیا ہے. آج ہزاروں درہم اسمگل کرنے والی غیر ملکی خاتون کسٹم اور دیگر عملے کو چکمہ دے کر ایئرپورٹ بلڈنگ سے باہر نکل گئی تھی. خاتون مسافر سے تلاشی کے دوران 50,000 درہم برآمد ہوئے تھے. مقررہ حد سے زائد رقم برآمد ہونے پر خاتون مسافر نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے خاتون مسافر کو ایئرپورٹ پارکنگ ایریا سے حراست میں لے لیا تھا اور حراست میں لے کر غیر ملکی کرنسی سمیت کسٹم حکام کے حوالے کر دیا تھا. کسٹم حکام نے جو غیر ملکی کرنسی جو 50,000 درہم بتائی جاتی ہے، ذرائع کے مطابق اسے ضبط کر لیا گیا ہے اور مزید اسے تفتیش کی جا رہی ہے. خاتون مسافر سے بہت شکریہ صلاح الدین. کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے جان بحق شاہ زیب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے گورنر کامران ٹیسوری نے کہا غم میں برابر کا شریک ہوں. سلمان لودھی کی رپورٹ. نشتر روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے شاہ زیب کی ہلاکت کا واقعہ، علاقے کی فضا سوگوار، اہل خانہ غم سے نڈال. نوجوان شاہ زیب کی نماز جنازہ گھر کے قریب گارڈن میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ زیب کے اہل خانہ کہتے ہیں حادثے میں گھر کا واحد کفیل چلا گیا. واقعے میں ملوث ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. وہ 20 سالہ جس کی شادی کو 4 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، وائف پیگنٹ ہے یار، اس کی وائف کا پورا ہاتھ پچھک دیا. کوئی ایک سڑک یہاں کی صحیح نہیں ہے. آپ جو ای چالان لے کر آ رہے ہیں، پہلے سڑکوں کو تو صحیح کر لیں. اس سال 200 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں جو ہیوی ٹریفک کے ذریعے نوجوان، بوڑھے، بزرگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں. اہل خانہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے. کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور کب تک ہم لواحقین کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے؟ تو حکومت کو بھی چاہیے اور ہم سب کو کہ ہم ایسے قوانین پہ امپلیمنٹ کرائیں کہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہو. پیر کی رات گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شاہ زیب موقع پر ہی جاں بحق اور اہلیہ زخمی ہو گئی تھی. حادثے کے بعد ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود گارڈ کے ساتھ جائے حادثہ پر پہنچے تو مشتعل شہریوں نے لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیر لیا، پتھراؤ کیا اور آگ لگانے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی تو مظاہرین منتشر ہو گئے. پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر کے 2 مقدمات درج کر لیے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. کراچی کے علاقے لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو رونڈ ڈالا. حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو حکام نے بتایا ہے کہ جاں بحق نوجوان کی شناخت 20 سال کے کاشان اور زخمی کی شناخت 19 سال کے جواد کے نام سے ہوئی ہے. دونوں نوجوانوں کو فوری جناح اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس نے ٹرالر ڈرائیور سلیمان خان کو موقع سے گرفتار کر لیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ ٹرالر ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. مزید تحقیقات جاری ہیں. موجودہ پی ٹی آئی قیادت حادثے کی پیداوار ہے. بانی پی ٹی آئی سے یہ لوگ بات نہیں کر سکتے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی نے بھانمتی کا کنبہ جمع کیا ہوا ہے. ان کا روزگار بانی کی جیل سے چل رہا ہے. حکومت پی ٹی آئی سے بات نہیں کرے گی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئیں گے. بانی کو قومی اسمبلی سے استعفوں کا کہنا پڑے گا، جس پر حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے گی. جو بھانمتی کا کنبہ خان صاحب نے جوڑا ہے، جس میں یہ رو وزن ہو گیا، وقاز ہو گیا، یہ اللہ تلے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے بنا دیے ہیں، یہ لوگ نہیں اسٹیئر کر سکتے یہ پروسیس. ان کا صرف اس وقت جو ہے وہ روزگار لگا ہوا ہے عمران خان کی جیل سے، اور یہ جو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے اگر آپ پی ٹی آئی سے انگیجمنٹ نہیں کریں گے. سہیل آفریدی کو لانگ مارچ لے کے آنا پڑے گا اسلام آباد. عمران خان کو نیشنل اسمبلی سے استعفوں کا کہنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ وہاں گورنر رول لگائیں گے. ہماری کوشش یہ ہے، عمران اسماعیل کی، محمود مولوی صاحب کی، میری، جو 4-5 لوگ ہیں ان کو اتنا ریلیف ملے، یہ خان صاحب سے آ کے مل سکیں
KP की लीडरशिप खान साहब से आके मिल सके और उसके बाद ये लोग अपना देख ले। उनके साथ बातचीत सलमान अकरम राजा और ये वकास या ये लोग नहीं कर सकते। उनके साथ अगर बातचीत करनी है एजाज चौधरी कर सकते हैं, शाह महमूद साहब जो है वो कर सकते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कर सकते हैं। ये लोग हैं जो पुराने उनके साथ हैं, हम लोग कर सकते हैं। इन लोगों को तो वो जानते नहीं, ना वो इनको जानते हैं ना ये उनको जानते हैं। ये तो एक हादसे की पैदावार है ना सारे। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी कवानीन के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर ज़रदारी ने कहा, हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। जामे और पायदार तरक्की ही हमारा विजन है। Rise above all divisions and differences to embark on a path of compassion, progress for all. Benazir Income Support Program has empowered over 9 million families. We are proud that this landmark program remains a model for the rest of the world. We have been threatened from across the border with a new threat in the form of weaponization of water. Violation of the Indus Water Treaty. This poses a serious threat to the cut of water off for 240 million Pakistanis. अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज़्यादा ख़तरनाक मुजरिम रिहा किए। यह सबसे बड़ी गलती थी। कल अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की 6 फ़ोन कॉल आईं। अमीर मुत्तकी से कहा, आपसे एक चीज़ मांगी थी, आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आपकी इस हरकत ने मुझ जैसे सपोर्टर को भी साकित कर दिया। उम्मीद है 6 नवंबर को मामलात आगे बढ़ेंगे। कि हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल उनको वापस रिलीज किया। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी और ये थी कि आपकी सरजमीन से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। मेरे जैसा जो सपोर्टर है एक इस्लामी मुल्क का, आपके ये इस काम ने मुझे भी इस वक्त ला के साकित कर दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज 6 तारीख को आगे जाएगी। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अहलिया के साथ क्वींस काउंटी में वोट कास्ट किया। उनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन क्रिट सिल्वा से है। ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे हैं। पोलिंग से पहले ममदानी ने हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च किया। सदर ट्रंप की मुखालफत को अपनी ताकत करार देते हुए कहा, तवज्जो न्यूयॉर्क में रिहायशी अखराजात कम करने पर है। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार का न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने का इम्कान है। अमेरिका के सबसे बड़े और अहम शहर न्यूयॉर्क में नए मेयर के इंतखाब के साथ साथ वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर्स के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मुल्क भर में वोटर्स बड़ी तादाद में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं वाशिंगटन में हमारे ब्यूरो चीफ जहां से बनी कि 4 मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ज़बरदस्त किस्म के इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात के ऊपर पूरे मुल्क की नजरें जमी हुई हैं। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक किस्म का रेफरेंडम करार दिया जा रहा है। सबसे अहम इलेक्शन जो है वो न्यूयॉर्क में हो रहा है। आज वोटिंग हो रही है और वहाँ पर जिनका बहुत चर्चा है, ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला हो रहा है एंड्रयू कोमो से, और एक रिपब्लिकन एक्टिविस्ट उनके साथ मुकाबले में है। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है, ममदानी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीड है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और इस शहर में किसी मुसलमान मेयर का पहली मरतबा मुंतखब होना जो है वो एक बड़ा तारीखी होगा अगर ज़ोहरान ममदानी ये इंतखाब जीत गए। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन एक्टिविस्ट को कहा था कि वो इंतखाबात से दस्तबरदार हो जाए ताकि एंड्रयू कोमो जो है वो ममदानी को शिकस्त दे सके, लेकिन वो रिपब्लिकन एक्टिविस्ट जो है इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हुए। दूसरा सबसे अहम इलेक्शन जो है वो वर्जीनिया में हो रहा है। डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं एबिगेल, उनका मुकाबला हो रहा है रिपब्लिकन पार्टी की एक अहम उम्मीदवार जो कि इस वक्त भी नायब गवर्नर है अल सीयर्स के साथ। और इस वक्त जो वर्जीनिया के अंदर वोटिंग हो रही है उसमें हमें यही इत्तलात मिल रही है कि डेमोक्रेट जो है वो सबकत पर है। एक और अहम इंतखाब हो रहा है न्यू जर्सी के अंदर, जहां पर डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हैं, खातून हैं मिकी शेरिल, जो कि साबिक नेवी हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उनका मुकाबला रिपब्लिकन जैक सैटरली के साथ हो रहा है। और न्यू जर्सी के अंदर भी डेमोक्रेट उम्मीदवार को जो है इस वक्त सबकत हासिल है। इंतखाबात के अंदर बहुत ज्यादा टर्न आउट और जो अर्ली वोटिंग हुई उसमें लाखों अफराद पहले ही जो है
वोट दे चुके हैं। कैलिफोर्निया का एक बहुत अहम इंतखाब हो रहा है। कैलिफोर्निया को जो इंतखाब हो रहा है वो उसको कहा जाता है प्रोपोजिशन 50, यानी कि आज कैलिफोर्निया रियासत के जो वोटर्स हैं वो इस बात पे जो है वोट दे रहे हैं कि क्या दोबारा से कैलिफोर्निया की हल्का बंदियां दोबारा होनी चाहिए, और अगर उन्होंने यस के अंदर ज़्यादा वोट पड़े तो फिर कैलिफोर्निया की जो हल्का बंदियां हैं वो दोबारा होगी, कैलिफोर्निया की दोबारा पूरी मैपिंग की जाएगी। और अगर ये इंतखाब भी यस के अंदर आया तो ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए जो है एक बड़ा बुरा होगा अगर दोबारा से हल्का बंदियां की जाती हैं कैलिफोर्निया की रियासत में। आगे बढ़ते हैं। खबर है कराची से, जहां पे इंतजामिया का गैर कानूनी होटल्स और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक जैम की वजह बनने वाले तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक हफ्ते में 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। तफसीलात क्या है जानेंगे राफे हुसैन से। बताइएगा राफे। देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये क्लीन अप ऑपरेशन जारी है और एक हफ्ते के दौरान ऑपरेशन के दौरान 9 कब्जा माफिया के अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 5 अफराद के खिलाफ सदर थाने में और 3 अफराद के खिलाफ आर्टलवी थाने में FIR दर्ज करा दी गई हैं। बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान 167 चायखाने बंद कराए गए हैं। कमिश्नर कराची ने वादी तौर पर अहकाम दिए हैं कि बिना इजाजत बंद होटल को डीसील करने पर मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर बंद होटलों को डीसील करने तक सख्त मॉनिटरिंग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिला जनूबी में 22 मराकज़, जिला शर्की में 37 और सबसे ज्यादा जिला वस्ती में 74 होटल और चायखाने बंद किए गए हैं। इसी तरह जिला कोरंगी में 32 और जिला किमाड़ी में 2 चायखाने बंद किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान जिला जनूबी से भी 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर कराची ने कहा है कि सड़क किनारे तिजारती सरगर्मियों से शहर का चेहरा खराब और शहरियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये ड्राइव जारी है और जब तक मुकम्मल तौर पर ये सड़क किनारे चायखाने और तजावुजात खत्म नहीं होंगे इस ड्राइव को नहीं रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया राफे। कराची में धड़ाधड़ ई चालान का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट न बांधने पर एक ही दिन में शहरी को 5 चालान इरसाल कर दिए। मामला क्या है, मोहम्मद आसिफ खान से जान लेते हैं। आसिफ बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि एक शहरी को 5 चालान जारी किए गए हैं सिर्फ सीट बेल्ट ना बांधने पर, और ये 5 चालान एक ही दिन में जारी हुए हैं। 30 अक्टूबर को ये चालान जारी हुए हैं 2 मुख्तलिफ मुकामात के। एक मुकाम हसन स्क्वायर का बताया गया है, जबकि जो दूसरा मुकाम है वो माड़ीपुर रोड का है। और माड़ीपुर रोड पर एक ही जगह के एक ही वक्त के 3 चालान हैं जो इनको मौसूल हुए हैं। और उसके अलावा जो दूसरा चालान इनका हुआ है वो 12:03 पर रात का चालान है, वो भी 30 अक्टूबर का है। तो ये 5 चालान इनको सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए हैं, जिसमें 50,000 रुपये टोटल जुर्माना है इनका। 10,000 रुपये फी चालान जो है वो इनको जुर्माना ऐड इन पर किया गया है। तामीम शहरी का कहना है कि जो इंतजामिया है, हुकूमत है, वो इसका नोटिस ले और इनके साथ ये नाइंसाफी की गई है कि एक ही मुकाम पे इनको 5 चालान जो हैं वो इनमें जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। और अब कुछ बात मौसम की, तो इस्लामाबाद और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। वादी कालाम, नारान, गजर और गलियात में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्वात और दी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और शालाबारी हुई। आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 2000 से ज्यादा भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। लाहौर से देखिए अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। सिखों के पहले गुरु बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचकर बहुत खुश थे। बड़ा चंगा स्वागत होया साडा पाकिस्तान दे विच। इत्थे आके जो प्यार मिलदा वा इसे करके ही हर साल श्री गुरु नानक देव जी दा प्रकाश गुरपुरब ते आंदे हैं। यूट्यूबर बहुत सारे आउंदे थे इंडिया तो ते उन्हां बारे उन्हां कोई बहुत आपां सुनिया है कि जिहड़ी इहदी मार्केट आ इत्थों दे लोग आ बहुत ही आपां नूं प्यार करदे आ, चंगी तरह बोलदे आ। यात्रा पर आई खवातीन का कहना था कि बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर माथा टेकने के साथ साथ लाहौर देखने का भी बहुत शौक है। सब तो ज्यादा मैं देखना इत्थे लाहौर, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਈ ਹੁਣ। ਉਹ ਖਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪੋਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਪਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆ ਇਦਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 नवंबर को ननकाना साहब में मरकजी तकरीब में शिरकत और पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात देखने के बाद सिख यात्री 13 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते ही वापस भारत रवाना हो जाएंगे।
कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।